स्वामी जी, हमारा तो कृषि प्रधान देश है आज भी जी। जो हमारे पतंजलि के जो जितने उत्पाद हैं वो सारे हर्बल बेस्ड ही हैं, तो क्या रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट की अगर बात करें, उसके लिए आप ने अभियान चलाया हुआ है, मैं जानता हूं, किसानों से आपका संवाद है, लेकिन आप ऐसा नहीं लगता जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है ऐसे से रॉ मटेरियल की भी आपको ज्यादा आवश्यकता होगी, तो क्या इसमें कुछ वृहद स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं? देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये बड़े दुख का विषय है। हमारे महाराष्ट्र में ही बहुत सारे किसान भाई हैं, और भी राज्यों में भी हैं। किसानों की हालात कोई सबसे छिपे हुए नहीं है जी। और ऐसे में आपकी तरफ एक जो आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, तो आप उनसे अपना रॉ मटेरियल के बारे में अगर इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमको करीब इस समय ही इस साल हमने टारगेट किया है कि हमको करीब 2000 टन आंवला प्रतिदिन चाहिए। आगे हमें 5000 टन आंवला जी, धीरे धीरे 2-3 सालों में 5 से 10,000 टन एलोवेरा, हमको करीब 5 से 10,000 टन गेहूँ, 5 से 10,000 टन चावल, ऐसे ही करीब हज़ारों टन टमाटर, हज़ारों टन मटर, और ऐसे ही हमको आम, लीची, बनाना, अमरूद, गुआवा, अनानास, तो ये कुछ तो ऑलरेडी हमारे देश में पैदा हो रहा है। बाकी अपने देश में करीब 50 करोड़ एकड़ लैंड है, बहुत बड़ा देश है ना जी जी। इसमें हमने ये अभी एक पूरी कार्य योजना बनाई है, किसानों के साथ सीधे संवाद हम कर रहे हैं। एक हमने जो है पूरा इसके लिए वेबसाइट भी बना दी है, एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं कि किसानों को एक जो है, जैसे आजकल गेहूँ, गन्ना, इनका ना एक क्या कहते हैं, बेस प्राइस देते हैं सरकार जी जी, तो ऐसे ही हम एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रहे हैं कि भाई इतना कम से कम हम ले लेंगे। तो जैसे आंवला है, एलोवेरा है, तमाम जो जड़ी बूटियाँ, गिलोय है, उनका हमने एक बेसिक मूल्य तय कर दिया, और उसके आधार पर अब हज़ारों एकड़ ज़मीन पर लोग आंवला लगा रहे हैं, एलोवेरा लगा रहे हैं, आगे और बढ़ेगा। तो ये जो है आप ठीक करें कि जो पीछे बैकवर्ड लिंकिंग का काम है जी, वो बहुत बड़े पैमाने पर हम शुरू कर चुके हैं, और आगे इसीलिए तो मैं कह रहा था करीब 5 करोड़ किसानों को जोड़ेंगे, थोड़ा नहीं है काम जी, बिल्कुल। भाई 125 करोड़ का हिंदुस्तान, अब उसमें कोई आदमी जो है कुछ चीज़ थोड़ी पैदा करेगा, कोई जड़ी बूटी आदि को चीज़ें कुछ ज़्यादा पैदा करेगा, कुछ ऐसे हज़ारों एकड़ ज़मीन होगी जहाँ खाली पड़ेगा राजस्थान में। अच्छा, ये कोई बहुत ज़्यादा कृषि योग्य जो भूमि होती है ना, सिंचित भूमि जी जी, बंजर भूमि, असिंचित भूमि, एलोवेरा तो मिल जाएगा उसमें, हाँ इसी तरह, और उसी से वो साल में 1 से 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। जिस ज़मीन में मतलब एक तरह से धूल उड़ती है, जिसमें खाली पत्थर पड़े हुए, उस ज़मीन में, बंजर ज़मीन में, रेतीली ज़मीन में, पथरीली ज़मीन में, उसमें भी यदि वो एलोवेरा लगा लेता है तो 1 से 1.5 लाख रुपए साल के मिलेंगे। और आपको उन एरियो की जो ज़मीन है उनका मैं वैसे रेट बताता हूँ, 15 से 25 हज़ार रुपये में एकड़ में मिल जाती है। कोई खरीदता ही नहीं उसको, क्या करेगा कोई खरीद के? तो उस ज़मीन पर भी लोग ये चीज़ें लगा सकते हैं। ये तो देखा गया स्वामी जी, जैसलमेर जैसे इलाके में जो किसानों को आपने बहुत बड़े पैमाने पर जी जी जो आपने काम किया है वहाँ, वो तो प्रशंसनीय है ही, लेकिन अभी भी बहुत सा इलाका बाकी है स्वामी। मैं अभी जैसे नागपुर में भी कर रहे हैं तो वहाँ बड़ा करेंगे, चारों तरफ के एरिए के अंदर बहुत सी चीज़ें नहीं करेंगे। वहाँ का जो संतरा ही चलता रहता है, सीजन में कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है, लोग सड़क पे डाल देते। ऐसा देखा गया कि अंबिकापुर से आते हुए रास्ते में टमाटो की बहुत ज़बरदस्त फसल होती है, लेकिन उनको कोई खरीदार टाइम से नहीं मिलता, हाँ, जिसके लिए कि वो सड़क पर फेंका हुआ देखा गया। तो इसलिए हमने अभी टमाटर का भी अभी सोचा, पहले हम केचप थोड़ा बनाते थे, अभी हमने देखे विदेशी कंपनी इसमें घुसी हुई, तो उनको भगाओ यहाँ से। तो किसान ब्रांड ऐसा रख देते, आदमी सोचते किसान ये तो अपने हिंदुस्तान का ही होगा शायद। अब नाम किसान, अब किसान टमाटो केचप जो है वो इसकी यूनिलीवर की। तो हमने अभी सोचा है कि इस साल 100 टन, अगले साल 200 टन केचप बनाएंगे प्रतिदिन। तो 200 टन केचप बनाने के लिए हमें कई 100 टन, इसलिए मैं कह रहा हूँ हजारों टन हम ऐसे किसानों के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे डिफरेंट प्रकार से। तो इसका दरअसल क्या था, पहल कोई करने वाला होना चाहिए। 50,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1 लाख करोड़ का तो ऐसे ही साग सब्जी अनाज हमारा सड़ जाता है। तो ये तो फूड प्रोसेसिंग आज हिंदुस्तान में देखो, लोग बातें
हो सकता है कुछ लोग हमारा विरोध भी करते हैं, जानते हैं। देखो दो तीन तरह से आदमी का विरोध होता है। एक तो अज्ञान से, उसके बारे में जानता ही नहीं, बस सुनी सुनाई बातें करता रहता आदमी। दूसरा आदमी विरोध करता है स्वार्थ से, लालच से, कि भाई यार ये काम बढ़ गया तो मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं तो खतरे में आ जाऊंगा। भाई तो भाई अच्छा काम हो रहा है, क्यों विरोध कर रहा है? तो एक आदमी विरोध करता है अज्ञान के कारण से, दूसरा आदमी विरोध करता है स्वार्थ के कारण से, तीसरा विरोध करता है व्यक्ति अहंकार के कारण से। अरे हम कुछ नहीं पर ये कैसे कर दिया इन्होंने, है ये गांव का लड़का कल का ये इसने ऐसे इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। तो जो है आदमी तीन कारणों से जो है विरोध करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अब नई जैसी चीजें हो रही हैं। फूड पार्क हिंदुस्तान में एक भी फूड पार्क कोई चला नहीं पाया। गवर्नमेंट ने शायद 85 फूड पार्क की अनुमति दी, 50-50 करोड़ का एक फूड पार्क के लिए बजट भी दिया। किसका चला बताओ, एक का नाम बता दो सक्सेसफुली चल रहा हो, प्रॉफिट में चल रहा हो। और हमको जितना कहा गया था उससे हमने 4 गुना ज्यादा अच्छा चला दिया। कोई कहते हैं ना हम तो जैसा कहा था वैसा 100% कर दिया। हमने जैसा फूड पार्क चलाना चाहिए उससे 4 गुना 10 गुना अच्छा चला दिया। और आगे हम कह रहे हैं कि आपका और कोई करना नहीं जानता तो हम करते हैं, चलो हमारी तो एक्सपर्टीज होगी अब इसमें। जी जी, तो हम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और किसानों को हमारा तो मूल मकसद है, हम तो जो है मानते देश कृषि और ऋषि का देश है। ऋषि को तो बहुत सम्मान मिला, लेकिन कृषि को वो गौरव सम्मान अभी तक भी नहीं मिला जो जिसकी वो हकदार। तो हम कृषक पुत्र हैं, किसान के घर में पैदा हुए, तो हमारे मन में हमेशा एक सपना रहता है कि इस देश का जो अन्नदाता है, जो किसान, वो इस देश की आत्मा है। तो उसके लिए हम जो भी कर पाएंगे करेंगे। स्वामी जी, किसान शायद एक ऐसा पहला उत्पादक ही होगा जो कि जो भी उत्पादन करता है उसका मूल्य स्वयं निर्धारित नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रश्न है, और ये राजनीतिक प्रश्न भी है और सामाजिक प्रश्न भी है। कोई सुई से लेकर का हवाई जहाज कुछ भी बनाता है तो अपनी चीज का खुद मूल्य निर्धारित करता है। जी, यही मैं कहना। अब इसमें क्या है, मतलब कई तरह के प्रश्न हैं। एक तो जो लॉजिक दिया जाता है वो तो ये कि भाई ये तो खुला बाजार है, ओपन मार्केट है, कंपटीशन है, उपलब्धता, उसके आधार पर मूल्य। आप एक कृषक पुत्र होने के नाते इसको कैसे देखते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो लॉजिक बाजार की तरफ से दिया जाता है, मार्केट की तरफ से। दूसरा जो है इसका उपाय ये है, मैं पूरी दुनिया में घुमा हूँ, करीब देशों में भी मध्यम आमदनी वाले और जिसको समृद्ध विकसित देश वाले, सब देशों में कृषि के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो बाकी जो उद्योग है ना, उनकी रचना अलग तरह की, कोई भी लोग उसमें अपना सामान बेचता ही नहीं। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ किसान अच्छा उनकी जो है एक अलग तरह का मैकेनिज्म है, गाड़ी से लेकर के, घड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के और जहाज तक, तो वो पूरा कंपटीशन, मार्केट में कोई इससे कम में बेचेगा उसको इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। यहाँ किसान क्या है, उसके खेत में कुछ बोना ही उसको, और फिर उसकी जो बाजार में जिस रेट में बिक रहा है उसको बेचना है। अब वो जब बाजार में लेके जाता है तो कहता है अरे ये बाजार में दाल महंगी हो जाए, टमाटर महंगे हो जाए, मटर महंगे हो जाए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अच्छा, कौन चिल्लाते हैं? जो लोग जो है सिनेमा में 500 रुपये खर्च कराते हैं, जो लोग जो है जिनकी गाड़ी में 18 किलोमीटर का एवरेज नहीं आता, 4 किलोमीटर का एवरेज आता है, 1 लीटर पेट्रोल में 4 किलोमीटर चलती है उनकी गाड़ी, जो अपनी गाड़ी में 1000 रुपये का पेट्रोल रोज फूंक देते हैं, जो 1000 रुपये अपने अय्याशी पर खर्च कर देते हैं, वो शोर मचाते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो किसानों की चीज का दाम बढ़ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। माने यदि उनका गेहूं 15 रुपए का बाजार में बिक रहा है तो 15 रुपए गवर्नमेंट को देने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको खेत में कुछ भी ना पैदा करें तो दो, फिर पैदा करने के बाद तो दे दो उनको अनस्किल्ड लेबर जितना भी नहीं मिलता, स्किल लेवल की तो बात छोड़ो। एक चपरासी से लेकर के और ताउन चीजों के लिए इतने कितने 7 वेतन आयोग बन गए। मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा हुआ है पहले जी कि भैया एक किसान आय आयोग बनाओ, और मेरे को इन्होंने सारे बीजेपी के सारे टॉप लीडर्स ने लिखित में दे रखा है, हिंदुस्तान में कोई काम करना हो तो बिना झगड़ा किए कोई काम होता है। जब तक आप युद्ध लड़ाई जो कहते ना, बिना बलिदान दिए कुछ मिलता नहीं है, तो हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अब हर काम के लिए मैं आंदोलन करूं तो बहुत से रचनात्मक कार्य बाधित हो जाते हैं। हर दिन आंदोलन करो तो लोग कहते हैं इस बाबा को कुछ सोचता नहीं है, रोज ही लड़ाई करता रहता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि चीजें सही तरीके से आगे बढ़ें। वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो भी इसके प्रति संजीदा है और लगता है कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। स्वामी जी,
ऐसा भी माना गया और देखा भी गया कि राजनीति की तरफ आप आए और फिर रुक गए, स्पीड थोड़ी कम हो गई ना। हमारी तो इतनी भयंकर स्पीड है, रॉकेट की तरह चलते हैं हम। मैंने राजनीति की बात की। राजनीति में हमने कहा वो पॉलिटिकल क्राइसिस था, एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया, और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को, राजनीतिक शून्य को भरने के लिए एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हो। देखो आपद धर्म क्राइसिस था देश में, तो उसको हमने पूरा किया। कुछ लोग समझ बैठे थे कि इस देश पर राज करना तो ये उनकी बपोती है, ये उनकी जागीर है, कुछ बहुत सी चीजें चल पड़ी थी, वंशवाद है, ये बात वो बात, जातिवाद, प्रांतवाद, मजहबी उन्माद, फलाना है। इसमें हमारा अभी भी मानना है कि देश में अच्छे लोगों का शासन होना चाहिए। देखो मैं काम तो योग, अध्यात्म और सेवा, रचनात्मक काम ही करूंगा, लेकिन मैं एक विचार जरूर रखूंगा देश के सामने हमेशा। क्यों? मैं एक विचारशील व्यक्ति हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, जड़ता नहीं है मुझमें। तो विचार मुझे, मेरा राजनीतिक विचार भी है, मेरा आर्थिक विचार भी है, मेरा जो है कृषि के बारे में मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरा परिवार के बारे में भी एक आइडियोलॉजी है, और वो मेरी आइडियोलॉजी नहीं, वो हमारे पुरखों से हमने विरासत में पाई है। तो जो राजनीतिक विचार था वो हमने देश को दिया, और अभी हम उम्मीद ये करते हैं कि जिन आशाओं, कामनाओं, अपेक्षाओं, बड़े सपनों के साथ प्रधानमंत्री जी को कुर्सी पर बैठाया है जी, हमने, आपने, सबने मिल करके ये काम किया, तो उन मुद्दों पर वो खड़े उतरे, ये अपेक्षा करते हैं। बाकी मैंने कहा डायरेक्ट पॉलिटिक्स में मेरा कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं। आगे होगा नहीं, मैंने बोला ना, कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। मैंने बार बार इस बात को तो कहा है, आपके सामने में भी फ्रंट पेज पर छपा है कि मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है कि मैं कभी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बनूंगा, कभी राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारा एक ही संकल्प है, हमारा जो स्वदेशी का दर्शन है, ये साम्राज्यवादी काम नहीं है। साम्राज्यवादी काम क्या? सब कुछ लूटो, अपने पास जमा कर। हम कहते हैं समग्र, स्थायी, सात्विक, गांव गरीबोन्मुखी विकेंद्रित विकास, माने इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, पायस, डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, जिससे कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबकी समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ये जो एक बड़ा दर्शन है, उसके आधार पर हम इन विदेशी कंपनियों को आईना दिखा रहे हैं, सुधर जाओ, बहुत कितना लूटोगे भाई, क्या करोगे लूट खसोट करके, जहां से कमा रहे हो उसको समाज को वापस देना सीखो। व्यापार जो है वो इस संसार को की भलाई के लिए होता है, लूट खसोट के लिए नहीं होता। तो पहले गरीब देशों, अभी भी जो है कुछ जगह शुरू कर दिया, आगे और करेंगे। मैं एक दो बातें छोटी सी बोल के कि देखो, पतंजलि के प्रोडक्ट कोई भी खरीदता है हिंदुस्तान में भी, तो करीब 25% उसको अपने घर में सेविंग होती है। हम कहते हैं अपनी सेविंग देश की सेवा का गौरव पाइए, पतंजलि अपनाइए। फिर जो है टोटलिटी में आप देखेंगे तो ये हम अभी तो इस काम को यहाँ से भी कर रहे हैं, अभी बाहर लेकर के जाएंगे। गरीब, पहले गरीब देश जैसे बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है, ऐसे और गरीब देश है। अब तो पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारे यहाँ में लगाओ, बलूचिस्तान में लगाएंगे। बलूचिस्तान वाले अभी मेरे से मिले जी। अभी मैं बाहर गया हुआ था, दुबई होकर के, और अजरबैजान जा रहा था, वहाँ मेरे कार्यक्रम था जी जी। तो बलूची कहते हैं बाबा जी हम आपके प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं, आपका हम योग देखते हैं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो हिंदुस्तानी टीवी चैनलों पर भी बैन है बाबा, यूट्यूब पर तो बैन नहीं है, वहाँ देखते हैं आपको। इतनी फैन फॉलोइंग है, मुझे नहीं पता था। मतलब ऐसे तो पता था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर भी जाए, और पूरे सऊदी अरबिया आदि में तो मैं वहाँ भी गया था, तो 40,000 लोगों का प्रोग्राम था दुबई में मेरा। तो लेकिन इतना ज़्यादा पाकिस्तान और बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा प्रेम होगा, तो बोले बाबा जी आपके प्रोडक्ट तो मतलब ये तो प्राकृतिक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये हमको चाहिए, हम तो इधर उधर से मंगवाते हैं, अपने हिंदुस्तान में जो रिश्तेदार रहते हैं। एक मैंने कहा बोले जी मेरी तो पत्नी वहीं है हिंदुस्तान की है, तो मेरी पत्नी भर के लाती है सूटकेस में पतंजलि के सारे प्रोडक्ट। तो क्या लोगों में सब जगह इसकी स्वीकार्यता है, इसको आगे तो बहुत संभावना है। स्वामी जी, आज की जो वर्किंग हो रही है सरकार की तरफ से किसानों को लेकर के, या कैसे आप कहाँ पे पाएंगे? सैकड़ों मुद्दे हैं देश के जी। हमने भी काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, और वो प्रासंगिक है, वो इस देश की आत्मा है। जी बिल्कुल। अब जैसे 3 काम मोदी जी अच्छे कर रहे हैं। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बारे में काफ़ी संवेदनशील है जी। अच्छी नीतियाँ बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, पॉलिसी बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना।
तीसरा दुनिया में भारत को सम्मान दिलाना, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, इन कामों में काफी कुछ उन्होंने सफलता हासिल की है। 18 घंटे खुद भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पर अच्छा काम कर पाए हैं, कुछ मुद्दों पर बहुत करना बाकी है। तो टोटलिटी में देखें तो मतलब उनकी नीयत अच्छी है जी। अब उसको कितना, वो जितना प्रॉमिस किया है उन्होंने देश से जी, उसको कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा और ज़्यादा। लेकिन हम अपेक्षा यही करते हैं कि वो देश के कामयाब प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे वार्तालाप बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा और भविष्य में भी आपसे बातचीत होती रहेगी। आमना सामना फिर होगा सामने। जी थैंक यू, नमस्कार।